है उसको जो है 210 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए तक हमने पहुंचाया। लगभग 90 रुपए का लाभ जो है वो एक दिन का 2700 रुपए महीना, जो 2700 रुपए जो है मासिक लाभ और दैनिक रोगियों को 32 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय लाभ इसके माध्यम से, जो डेली बेसिस जो हमने बढ़ाए हैं तो उसके माध्यम से मिला है। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड पे में 75% की बढ़ोतरी की गई, जिससे कर्मचारियों को किया, जिसके लिए हमेशा हमारे कर्मचारियों की सम्मान की जाती थी, और जिससे एनपीएस कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपए के वार्षिक का अतिरिक्त लाभ अब मिल रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को अभी पेंशन फंड चुनने की जो सीमित स्वतंत्रता है, वे केवल सरकार द्वारा चुने पेंशन फंड में ही निवेश कर सकते थे। अब सरकार ने उन्हें अन्य पेंशन फंड से में भी निवेश की अनुमति दी है, ताकि रिटर्न के आधार पर एनपीएस कर्मचारी अपना पेंशन फंड चुन सके। ये भी आपको बहुत बधाई है, यानी कि पूरा उसको खुला किया गया और सारी चीज को लेकर के आपको निश्चित रूप से एक सुविधा मिली है। अब सभी एनपीएस कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 15/5/2003 से 22/9/2017 के बीच वंचित एनपीएस कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी देने के आदेश किए गए हैं, जिससे कई एनपीएस कर्मचारियों को 110 करोड़ रुपए का लाभ जो है वो मिला है कुल मिलाकर के। और इसी प्रकार से आगे बढ़कर के सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में विभिन्न विभागों में 2795 पदों का सृजन किया गया और विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 27,687 पदों को भरने के लिए भी विभाग की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से आगे बढ़कर के कर्मचारियों और पेंशन के चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए 4 वर्ष में हुए खर्चे में भी जो है हमने लगातार उसमें बढ़ोतरी की है। तो 2017-18 में 148.41 करोड़ थी और उसमें 2018-19 में 144.34 करोड़ रुपए और 2019-20 में 157.07 और उसके बाद 2020-21 में 150.70 और 2021-22 में 186.12 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया। एक साइजेबल इंक्रीज मैं कह सकता हूं कि पिछले 2017 में जहां हम 4 वर्षों में तो मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए बहुत लंबित रहते थे मामले, बहुत सारे लोग इस बात के लिए हमारे से आग्रह करते थे कि बीमार होने के बाद हमारे बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, उसकी रिइंबर्समेंट चाहिए। एक तरफ से स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ में आर्थिक स्थिति और खराब हो तो निश्चित रूप से उसमें बहुत पीड़ा के दौर में से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और इसी तरह से आगे बढ़ करके जो हमारे जो दिव्यांग हैं सरकारी कर्मचारियों का, नेत्रहीन और उनको सरकारी कर्मचारियों का वाहन भत्ता 500 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके हमने 750 रुपए किया है। ये भी उनके लिए मदद करने की एक कोशिश उस दिशा में हुई है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को दुर्घटना के मामले में सुनिश्चित राशि बेनिफिट्स को 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया गया है। ये भी मैं समझता हूं कि उस दिशा में एक मदद करने की कोशिश हमने की है।
हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1/1/2018 से अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया गया है, जिससे इन कर्मचारियों को लगभग 22 करोड़ रुपए वार्षिक का लाभ मिल रहा है। और इसी प्रकार से आगे हम कह सकते हैं, सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में 650 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। पिछले कुछ समय पहले जेसीसी के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों पर भी हमने विचार किया है। जनजातीय भत्ता ट्राइबल अलाउंस जो है वो 450 रुपए से बढ़ाकर के 650 रुपए प्रति माह कर दिया गया, और उसके अतिरिक्त जो है वो शीतकालीन भत्ता विंटर अलाउंस जो है वो 300 रुपए से प्रति माह बढ़ा करके जो है 500 रुपए कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वरिष्ठ सहायक वर्ग ग्रेड 3 सामान्य भर्ती एवं पदोन्नति नियम में दिनांक 11/11/2021 को संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार पात्र पोषक पदाधिकारियों में से अब 7 वर्ष की सेवा काल के उपरांत वरिष्ठ सहायक के पदोन्नति होगी। ये भी एक निर्णय और हमने आगे बढ़ा। चालकों को मिलने वाली वर्दी और जो यूनिफॉर्म देते हैं को दिनांक 1/8/2018 से 200 रुपए से प्रतिमाह से बढ़ाकर के 300 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। ये कुछ चीजों को लेकर के जो हमने मोटी मोटी जो चीजें, बहुत सारी चीजें और भी हैं जहां हमने कुछ मदद करने की कोशिश की है, लेकिन जो मोटी मोटी जो चीजें जो हमारे ध्यान में हमारी सरकार आने के पश्चात कर्मचारियों के हित में हमने जो की है उनका हमने जिक्र किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में जेसीसी की बैठक हमारी आयोजित पहले होनी चाहिए था, थोड़ा विलंब इसमें हुआ। मैंने कहा कि कोविड एक सिचुएशन थी और उस सिचुएशन में प्रायोरिटी हमारी आदमी के जीवन को बचाने की स्वाभाविक रूप से पहले नंबर पर थी, और उसमें हम काम करते रहे। आप सबको उसमें बहुत बड़ा सहयोग, जैसे मैंने बताया रहा है। अब सबसे बड़ी बात मेरी आप सबसे यही कहने के लिए है, विशेष तौर से, कि हम मिल करके चलें और प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान बढ़ चढ़ करके हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। और निश्चित रूप से जहां हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पैरामीटर्स में हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा है कि हम बहुत कई जगह बहुत पीछे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उसमें जो है आशा के अनुरूप जो है प्रगति की है। और उसमें निश्चित रूप से उस प्रगति में निश्चित रूप से जो है वो हमारे कर्मचारी भाइयों का बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन उस दृष्टि से हमेशा रहा है। उसके लिए मैं आप सबका जहां मैंने पहले भी धन्यवाद व्यक्त किया है, और आने वाले समय में भी मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि हमको मिल करके चलें, हम साथी बन करके चलें, सहयोगी बन करके चलें। और इसलिए इस बात को लेकर के जब भी आप लोग हमारे समक्ष आए, हमने आपकी बात सुनी है, गंभीरता से सुनी है, जो उसमें किया जा सकता था वो करने की कोशिश है। आज की ये बैठक बहुत विस्तार से आपकी चलेगी, लंबी चलेगी, लेकिन कुछ इश्यूज को लेकर के हमने चर्चा की है, उसका समाधान की दृष्टि से हम आगे बढ़ने का एक रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे इश्यूज भी हैं बहुत सारे जहां पर हमको अभी तक चर्चा के माध्यम से उसका समाधान क्या हो सकता है, कब तक उसका रास्ता निकाल सकते हैं, उसके लिए आप चर्चा करने के बाद अगली व्यवस्थाएं जो हम तय करेंगे। लेकिन कर्मचारी हमारा प्रसन्न हो, कर्मचारी हमारा जो है अच्छे मन से काम करने की स्थिति में हो, ये आवश्यक है। अच्छे माहौल में जब काम किया जाता है, अच्छी परिस्थिति में काम किया जाता है, तो निश्चित रूप से उस काम का परिणाम भी अच्छा होता है। तो इसलिए इस बात को लेकर के हम चलें। और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि इस कोविड के सारी सिचुएशन में जहां आर्थिक रूप से बहुत बड़ा संकट हमारे सामने हुआ है,
तो आज से पहले किसी मुख्यमंत्री को इस दौर में से नहीं गुजरना पड़ा, ऐसे संकट के दौर में से। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपकी, बहुत सारी आपकी जो डिमांड्स हैं, जिनमें से कुछ को हम पूरा करने की स्थिति में हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान की दृष्टि से हम रास्ता क्या निकल सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ करके काम करेंगे, मिलकर के काम करेंगे। लेकिन हमेशा हमारी ओर से कोशिश यही रहेगी कि हम कर्मचारियों का हित सदैव जो है ठीक प्रकार से उसको मदद करने की दिशा में इस मंशा के साथ हम उसकी रक्षा करें, उनके हितों की उस दृष्टि से हम काम करने की कोशिश करते हैं। आज की इस जेसीसी की बैठक में मैं आप सबके बीच में जो प्रमुख चीजें जो हमारे ध्यान में आई है, जिसके समाधान की दृष्टि से हम आगे बढ़कर के हम काम करने के लिए बढ़ रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1/1/2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी 2022 में दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के पेंशनों तथा पारिवारिक पेंशनों की पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को भी दिनांक 1/1/2016 से संशोधित करने की घोषणा करता हूं। और इससे जो हमारे पेंशन भाई हैं, उनको निश्चित रूप से बहुत उत्साह होगा, उनको बहुत बड़ा एक लाभ इस दृष्टि से मिलता है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का लाभ संशोधित वेतनमानों एवं संशोधित पेंशन, पारिवारिक पेंशन पर देय होगा। नए वेतनमानों एवं पेंशन संशोधन करने पर 6,000 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। 6,000 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त जो है उस पर हम खर्च करने जा रहे हैं। इसे आगे बढ़कर के नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5/5/2009 के अनुरूप इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन दिनांक 15/5/2003 से देने की घोषणा करता हूं। यह से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जो काफी लंबे समय से पेंडिंग था, और उस दृष्टि से हमने उस पर विचार करने के बाद ये निर्णय किया है कि इसको बहुत लंबित नहीं रखना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। और इस पर जो है जो खर्च होगा लगभग 250 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त व्यय इस पर व्यय होगा, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ। इससे आगे बढ़कर के मैं यह भी घोषणा करता हूं कि कर्मचारी अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण की अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया जाए। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से मांग थी, जहां भी कहते थे कि आपकी कमिटमेंट है, हमने कहा कमिटमेंट है, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम उस मुकाम पर पहुंचे, हमने आज पूरा किया और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 वर्ष से हमने 2 वर्ष का करने का निर्णय ले लिया। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अंशकालीन जो हमारे पार्ट टाइम जल रक्षक तथा जलवाहक वर्ग की सेवाओं के नियमितीकरण दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने हेतु वर्तमान में निर्धारित अवधि को भी 1 वर्ष कम किया जाएगा। ये भी मैं सभी सबको उनके लाभ मिले 1 वर्ष कम करने का मौका देता हूं।
उक्त घोषणाओं के अनुसार दिनांक 30/9/2021 तक निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले पात्र कर्मचारियों के संदर्भ में निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। उसके लिए अलग से हम जारी अपने को आदेश करेंगे, क्योंकि उसमें सारी चीजों को एग्जामिन करने के बाद सारी चीजों का ठीक तरह से उसमें व्यवस्थित ढंग से वो हो सके, उसके उस प्रकार से आदेश में कोई कमी ना रहे, कोई त्रुटि ना रहे, उस दृष्टि से इस पर विचार किया है। इसी प्रकार से विभिन्न विभागों में कार्यरत अधीक्षक ग्रेड 1 के पद नाम के परिवर्तन करने पर सैद्धांतिक सहमति भी देता हूं। इन प्रिंसिपल सहमति हमने इस पर दे दी। थोड़ी औपचारिकताओं को कुछ इसमें दौर रहेगा, उसको हम पूरा करेंगे, बैठ करके चर्चा कर लेंगे और चर्चा करने के बाद उसमें आगे बढ़ करके उसमें अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन हमारी मंशा बड़ी साफ है, उसमें मदद का रास्ता आगे हमको रखना चाहिए, खोलना चाहिए, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। मैं लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयता को निपटाने के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए जारी करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। जो हमारे मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए हमारे पास हमेशा रहते हैं, बिल की पेंडेंसी रहती है, तो उसके लिए ये राशि हमने जारी की। नए वेतनमानों के लागू होने से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आईटी तथा लिपिकों संवर्गों की वेतन विसंगति स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि इस इशू को लेकर के भी काफी कंफ्यूजन था। इस विसंगति को दूर करने की हमने बात कही है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की अन्य मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार समिति का गठन भी किया जाएगा। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक दो विषयों को लेकर के और भी बातचीत हमारे सामने आएगी। एक तो जहां ट्राइबल में जो अलाउंसेज जो है, विंटर अलाउंसेज की अगर बात कही गई है, उस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि उसको एग्जामिन करने के लिए हमने बोल दिया है कि इस प्रकार से वो सारे इस चीज को किया जा सकता है। और जहां तक बात रहती है जो हमारे कॉम्पेस्टेड ग्राउंड पर जो हमारे कुछ हमारे साथी कुछ वर्षों से मांग कर रहे हैं, उसके लिए हमने पहले ही एक कमेटी जो है चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बना करके गठित की है, और उस कमेटी की सिफारिशें जो है वो संभवतः जो हमारी आगामी बैठक होने वाली कैबिनेट की, उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। और उसमें किस प्रकार से कर सकते हैं, हालांकि उसमें कठिनाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीजें हैं उसमें, जिसके कारण कठिनाई जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी मंशा है कि जो हमारे कॉम्पेस्टेड ग्राउंड्स पर जो नौकरी देने की एक व्यवस्था जो पहले थी पूर्व सरकार ने, उसमें हमने परिवर्तन भी किया है। पहले कोई कर्मचारी अगर 50 साल की आयु तक उसकी मृत्यु होती थी तो पात्र होता था उसका परिवार का कोई सदस्य नौकरी लेने के लिए, लेकिन 50 वर्ष के बाद अगर किसी की मृत्यु सेवा काल में भी हो जाती है तो उसके बाद उसकी पात्रता नहीं मानी जाती थी। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कमी थी। हमने सरकार आने के बाद निर्णय किया कि आदमी के मृत्यु जन्म आदमी के हाथ में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये 18 साल का रिटायरमेंट तक हमको इसको सुनिश्चित करना चाहिए। रिटायरमेंट के एक दिन पहले भी, रिटायरमेंट वाले दिन भी, जिस दिन उसका अंतिम दिन है, उस दिन भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी उसके परिवार को कंपैशनेट ग्राउंड के दायरे में लाना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो है दूसरा उसमें विषय था कि वहां उनको इनकम का जो क्राइटेरिया है, पहले हमने 2,25,000 किया, अब उसको 2.5 लाख किया है, 2 बार उसको इंक्रीज किया है। और उसमें टेक्निकली कुछ चीजें हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। ऐसी सारी चीजों को लेकर के कोई रास्ता निकालने का हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो हमारी कमेटी की संस्कृति जो आएगी, रिकमेंडेशन आएंगी, उसके आधार पर हम अगला कोई इस पर निर्णय लेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त जो है एक और जो बात कही गई है, जो एलिजिबिलिटी का जो
का एक जिक्र हुआ, जो स्टेनोटाइपिस्ट और के रेगुलराइजेशन के लिए 10 से 7 वर्ष करने की जो बात कही गई है, इसके लिए भी जो आरएमपी रूल्स है इसमें चेंजेस होनी है, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेंस वालों को हम कहेंगे कि भी उसमें जो आरएमपी रूल्स की चेंज करने की क्या क्या काम उसमें कितनी जरूरत पड़ती है, उसके आधार पर हम सारी चीजों को एग्जामिन कर लेंगे और उसके बाद हमारी मंशा है उसमें मदद करने की और उसका रास्ता आगे उस दृष्टि से निकाले, क्योंकि ये घोषणा का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि आरएमपी रूल्स में चेंज करने का इसमें एक व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसी तरह से एक और भी बात कही गई है कि जो ट्राइबल में हमारे जनजातीय क्षेत्र में जो डेली वेज और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, तो उनको ट्राइबल अलाउंस के बारे में जो आई है, विंटर अलाउंस होते हैं जी, विंटर जो ट्राइबल अलाउंस की बात कही गई, अभी तक उनको वो नहीं दिया। इसके लिए और मुझे भी लग रहा है कि वो ऐसी एक जैसी परिस्थितियों में काम करते हैं, दुर्गम इलाके में काम करते हैं, तो ये जो है इसको भी हम एग्जामिन करेंगे और क्या उसमें किस तरह से कोई रास्ता निकल सकता है उसका, उस दृष्टि से हम आगे बढ़कर के उसमें काम करने की हम कोशिश करेंगे। अभी जहां तक मित्रों आज की बात है, आज की बात को लेकर के हमने कुछ बातें आपके समझ कही। आने वाले समय में हमारी अब बजट के संबंध में भी जो है हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार का, वर्तमान सरकार का बजट जो है वो 5वां बजट जो है वो फरवरी मार्च में जब भी बजट सत्र होगा उसमें होगा। कुछ चीजें आज की, कुछ चीजों का आगे आज करने के रास्ते को हम तलाशेंगे। यहाँ जब आप लोग बैठेंगे, जब हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे क्या रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन मैं खुले मन से इस बात को कह रहा हूं, खुले मन से कह रहा हूं कि कर्मचारियों का सहयोग करने के लिए हम हैं, हम मिल करके जो है बैठ करके सारी चीजों पर चर्चा करने के पश्चात मंशा हमारी हमेशा मदद करने की रहेगी और मदद करेंगे भी, ये मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ आज किया और कुछ आज करने के रास्ते हम तलाश करके आगे बढ़ेंगे। कुछ हमारा बजट सत्र आने वाला है, बजट सत्र में भी और ऐसे और भी ओकेजन हमारे बीच में रहेंगे आने वाले समय में, जहां आप सबके बीच में बैठ करके चर्चा करने के पश्चात जो है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए जो भी हम सरकार की ओर से कर सकते हैं उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या कर्मचारी की है, अलग अलग विभागों में अलग अलग परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए सारी चीजों का समाधान एक जगह से एक ही दिन में एक वक्त में हम करने की स्थिति में नहीं हो सकती। लेकिन हमारी ओर से जो क्रॉनिक इश्यूज हमने कहा है, जो ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत क्रॉनिक इश्यूज हैं, लंबे समय से है और उनका समाधान हम इंतजार कर रहे हैं, कर्मचारी भाई हमारे, उनको हमको सॉर्ट आउट करना चाहिए और उसका समाधान का रास्ता क्या हो सकता है। और जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति में जो व्यवस्था हमारे माध्यम से जो दी जा सकती, जो की जा सकती है, क्योंकि संसाधन भी एक पैरामीटर होता है हमेशा, जहां हमको सारी चीजों का आकलन करना पड़ेगा कि भाई हम कितना कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। और उसमें मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कहीं भी कर्मचारी को हमारी कोशिश यही होगी, निराश होने का अवसर नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे और सारी चीजों को लेकर के बेहतर से बेहतर ढंग से एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में, तालमेल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके चर्चा करने के बाद आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। आओ हम सब मिल करके काम करें और मिल करके जो है इस प्रदेश को, जहां एक लक्ष्य हमारा है, हम चाहते हैं, जिसका हमने हमेशा जिक्र किया है, शिखर की ओर हिमाचल। ये हिमाचल शिखर पर मानचित्र पर तो है, लेकिन सही मायने में जो है विकास की दृष्टि से भी शिखर पर पहुंचे, उस दृष्टि से हम मिल करके काम करें। इतनी बात कहते हुए आज की इस बैठक के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको, अश्विनी जी, राजेश जी और उनके साथ सारी टीम जो आप लोग लगे हैं। आप सब लोग बैठ करके चर्चा करें और बैठ करके चर्चा करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष में हम फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसका रास्ता निश्चित रूप से हम खोजेंगे, तलाशेंगे और उस रास्ते में बढ़ करके जो कर्मचारी है
उस मदद करने की मंशा को हमेशा हम कायम रखेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बड़ा सहयोग इस कोविड के दौर में रहा है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे भी इस सहयोग को बनाए रखने के लिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐतिहासिक घोषणा है आज धीरे धीरे आपको सिंक करेगा इसका कितना बड़ा प्रभाव है। और फरवरी में तो आपको सबको मालूम पड़ जाएगा कि इससे आपको क्या क्या लाभ होगा। तो आपकी ओर से और विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब इसके बाद जो है ये बैठक जो है वो औपचारिक रूप से आरंभ होगी। जो हमारे मीडिया के साथी हैं उपस्थित है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस उद्घोषण समारोह को कवर किया। इसके बाद जो है अब बैठक जो है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी। खुले में चलो आज बाहर यहाँ पे बैठते हैं बाहर। जिक्र इनका सोच रहा हूँ मैं दोबारा क्या करूँ। सर जेसीसी को लेकर के बड़े ऐलान किए हैं आपने और कर्मचारी काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे और अब जो नया वेतनमान है कुछ और जो चीजें हैं वो हो गई है। देखिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश में रहती है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में गति देने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कर्मचारियों के सहयोग के लिए ये सरकार है। और निश्चित रूप से लंबे समय से मांग थी कि हमारा इस कर्मचारी महासंघ का गठन होना चाहिए, जेसीसी की बैठक होनी चाहिए, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको सुनना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो आज जेसीसी की बैठक हमारे ये पहली बार बैठक हो रही है और कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है। तो इसलिए उनका भी धन्यवाद, उस सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने जेसीसी की बैठक में कुछ बातों का जिक्र किया है जिसकी डिटेल आपको सारी मिल जाएगी लिखित रूप से, क्योंकि वो सारी टेक्निकल चीज़ें भी उसमें हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत हमने सरकार में आने के पश्चात जो उनके बड़े इश्यूज थे, मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा प्रयत्नशील रहते थे कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें, उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमने अब शुरुआत की है और निश्चित रूप से इसमें कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को जो मैंने आज घोषणा की है उसके माध्यम से प्राप्त। पे स्केल की आपने बात की, क्या इसी वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा या अगले वित्तीय वर्ष का हिसाब? तो मैंने उसमें सारी डिटेल बात कही है, वो मैंने बता दिया है कि 1/1/2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे और जनवरी 2022 का फरवरी की सैलरी बन। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उस एग्जामिन कर रहे हैं सारे इश्यूज को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट में डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर वो कह रहे थे या करंट डेट से कह रहे थे, तो अभी क्या हुआ होगा? तो अभी तक तो कट ऑफ डेट हमने इसमें 30 सितंबर। हाँ जी, 30 सर कल एक जेबीटी का फैसला आया है कोर्ट से, आप काफी इंटरेस्टेड थे जब आपने मीटिंग भी बुलाई थी एडवोकेट जनरल की, लेकिन वो उन्होंने बीएड को भी कोर्ट ने जेबीटी में डाल दिया नीचे, तो क्या आगे सरकार? तो मैं उसका देखूंगा वाला, लेकिन मेरा कहने का मतलब उसमें इतना ही है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या रास्ता निकले मैं उसकी जजमेंट जो निर्णय हुआ है, जो कोर्ट से आया है, उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे और दोनों पक्षों को सुन लेंगे। हमारी मंशा है कि मदद हो और मदद का अच्छा रास्ता। सर पुलिस कर्मी भी, हाँ जी, एनपीएस कर्मचारी हमने 2005-2009 की जो हमारी इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन
जो है वो दिनांक 15/5/2003 से देने की मैंने घोषणा की है, और जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। सर सीनियरिटी को लेकर भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था एनपीएस का, बहुत बड़ा लंबे समय से चला हुआ था। सर सीनियरिटी को लेकर भी था कि सीनियरिटी ब्रेक ना डेट हो। ऑफ अपॉइंटमेंट इस सारे मामले को लेकर के सर पुलिसकर्मी भी अभी JCC की लगातार बैठक में चर्चा होगी। सर पुलिसकर्मी लगातार मांग कर रहे हैं कि 8 साल से उनका भी वो अलग से है, वो भी चर्चा में है, वो डिस्कशन में। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। 2022 में आपकी कैप्टनशिप में